देखिए, आज की क्लास हमारी यूजीसी नेट पर आधारित है और हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर सेकंड पर, जहां बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समाज का अध्ययन करने के उपागम, जिसके तहत हम लोगों ने कल बेसिक जानकारी रखा था प्रकार्यवादी शब्द पर। अब आज हम लोग इसी के आगे बढ़ेंगे कि प्रकार्यवाद में कुछ विद्वानों का रोल है, वो कौन कौन सी भूमिकाएं बनती हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तो प्रकार्यवाद का ये दूसरी क्लास है, यानी पार्ट 2 है आप सभी लोगों के लिए। नाम यहाँ पर देख रहे हैं आप सभी लोग, मैं कल भी आप लोगों को बताया भी था प्रकार्यवाद शब्द। हालांकि प्रकार्यवाद शब्द के बारे में आप भलीभांत तरीके से परिचित हैं, जहाँ समाज कार्य के अंतर्गत समाज के अंदर जो भी गतिविधियाँ होती हैं उन गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है या उन गतिविधियों का एक संबंध बनाकर उनके परिणामों को प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे ही हम लोग प्रकार्यवाद का नाम देते हैं। इन केस अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकार्यवाद किसे कहते हैं, तो आप सभी लोगों के सिंपल शब्दों में एक परिभाषा देना है प्रकार्यवाद का, कि समाज एक जीवित जैविक अंग है जिसमें ना बहुत सारी संस्थाएं जैसे मान्यताएं, मूल्य, परंपरा और नियम ऐसे कार्य करती हैं। जैसे शरीर के अलग अलग अंग कार्य करते हैं, उसी तरीके से प्रत्येक संस्था का कोई ना कोई कार्य होता है, ठीक है। और वही कार्य समाज की स्थिरता, व्यवस्था और एकता बनाए रखने में सहायक होता है, उसे कि हम लोग प्रकार्यवाद से संबोधित करते हैं। तो कल की क्लास में पूरी डीप में आप लोगों को प्रकार्यवाद के बारे में बताया था। आज हम लोग इसी के क्रम में आगे बढ़ेंगे। नाम है मैलिनोवस्की का प्रकार्यवाद। समझना है आप लोगों को यहाँ पर मैलिनोवस्की के बारे में कि मैलिनोवस्की ने समाज की संस्थाओं को समझाने के लिए प्रकार्यवाद का उपयोग किया है। मैलिनोवस्की ने समाज की संस्थाओं को समझाने के लिए प्रकार्यवाद शब्द का प्रयोग किया है। तो समाज की जो संस्था है, संस्था क्या है? धर्म है, शिक्षा है, परिवार है, ठीक है, इत्यादि बहुत सारे नाम आते हैं। तो उन्हीं संस्थाओं को समझाने का जो काम किया उसी को प्रकार्यवाद बोला है, ये मैलिनोवस्की ने बोला है। अब मैलिनोवस्की बेसिकली पोलैंड के ये प्रसिद्ध एक मानवशास्त्री थे। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए समाज और संस्कृति को समझाने का प्रयास किया। समाज और संस्कृति को, दो शब्द हैं इसका बहुत इंपॉर्टेंट, समाज प्लस संस्कृति, इन्हीं शब्दों को उन्होंने समझाने का प्रयास किया। तो समाज के सभी सांस्कृतिक तत्व है। अच्छा, सांस्कृतिक तत्व होते कौन कौन से हैं भाई? आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं कभी भी आपसे अगर पूछूं कि सांस्कृतिक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो जैसे रीति रिवाज हो गया, परंपराएं हो गई, संस्थाएं हो गई, मूल्य हो गया, ये सब क्या है? सांस्कृतिक तत्व है, ठीक है। तो सांस्कृतिक तत्व का कोई ना कोई उद्देश्य और कार्य होता है। अब संस्कृति का उद्देश्य मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। देखो, आवश्यकताओं का सिद्धांत एक है, वो अब्राहम मैस्लो का है, लेकिन मानव की आवश्यकताओं का सिद्धांत अगर पेपर में आता है तो वो मैलिनोवस्की का है। और मैलिनोवस्की ने मानव की आवश्यकताएं दो भागों में बांटा था, है ना। उसने कितने भागों में बांटा? मैलिनोवस्की ने दो भागों में बांटा। एक का नाम रखा था इन्होंने मूलभूत। मूलभूत को इंग्लिश में बेसिक कहा जाता है, और किसी किसी किताब में इसे जैविक लिखा हुआ है और इसे ही बायोलॉजिकल बोला जाता है। तो बायोलॉजिकल शब्द इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है, नोट कर लीजिएगा। तो इसमें जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, प्रजनन इत्यादि कुछ इस तरीके की जैविक आवश्यकताएं होती हैं, और इसी पूर्ति के लिए परिवार, अर्थव्यवस्था जैसी संस्थाएं बेसिकली विकसित होती हैं। दूसरा इन्होंने बताया था डाइवर्ड नीड, जिसको व्युत्क्रम कहा गया।
अब बहुत कम लोगों को पता है, ये किताब में भी बहुत कम जगह पे लिखा हुआ है। व्युत्पन्न कर लीजिए, व्युत्पन्न लिख लीजिए। और ये एक नीड होता है सामाजिक नियंत्रण के लिए, शिक्षा, सहयोग, संगठन के लिए बेसिकली ये व्युत्पन्न शब्द शामिल होता है। और इसकी पूर्ति के लिए ना धर्म, राजनीति, शिक्षा और जैसी संस्थाएं बेसिकली कार्य करती हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक आपने प्रकारीवाद, पहले तो आपने प्रकारीवाद समझा। मैंने कहा कि प्रकारीवाद समाज को एक तंत्र मानता है जहां प्रत्येक अंग संस्था एक विशेष कार्य करती है ना, और कार्य बेसिकली मिलकर समाज की स्थिरता, संतुलन, एकता बनाए रखने पर काम करती है। ये था प्रकारीवाद। फिर प्रकारीवाद में मैंने ये भी बताया कि मेलिनोवस्की पोलैंड के मूल निवासी हैं। प्रकारीवादी दृष्टिकोण में इनका नाम बहुत फेमस है, जहां समाज और संस्कृति को समझाने का प्रयास किया था। फिर मैंने आपसे कहा कि इनके अंतर्गत दो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि एक तो इन्होंने बेसिकली थ्योरी ऑफ नीड दिया। अब थ्योरी ऑफ नीड को इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया। मैंने अभी आपको बताया कि एक बायोलॉजिकल नीड होता है, तो एक आपका डाइवर्ड नीड होता है। जो बायोलॉजिकल होता है वो भोजन, वस्त्र, आवास, प्रजनन इत्यादि, परिवार, अर्थव्यवस्था और जो है शिक्षा और धर्म जैसी संस्थाएं बेसिकली विकसित होती हैं। दूसरे में मैंने व्युत्पन्न बोला, डाइवर्ट नीड बोला। मैंने कहा कि सामाजिक नियंत्रण, शिक्षा, सहयोग, संगठन जैसे शब्द बेसिकली मेंशन होता है, जहां इनकी पूर्ति के लिए धर्म, राजनीति, शिक्षा जैसी संस्थाएं कार्य करती हैं। तो एक तरफ कार्य है, एक तरफ विकसित है। मूलभूत वाले में विकसित होता है तो दूसरे वाले में कार्य होता है। ये दो बातें आप यहाँ पर भी स्पष्ट कर सकते हैं। ये था। फिर उनका मत है कि हर सामाजिक संस्था का उद्देश्य व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। अच्छा, मूलभूत आवश्यकता का मतलब बायोलॉजिकल हो गया यहाँ पे। इसीलिए उनका प्रकारीवाद मनोवैज्ञानिक प्रकारीवाद कहलाता है। तो मेलिनोवस्की का जो प्रकारीवाद है उसका दूसरा नाम है मनोवैज्ञानिक प्रकारीवाद। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए आवश्यकताएं और कार्य दिया गया है। मेलिनोवस्की ने कहा कि मानव की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जिसको हम लोग बेसिक नीड कहते हैं, या इसी को बायोलॉजिकल नीड भी बोला जाता है। दोनों नाम मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बायोलॉजिकल पेपर में आ चुका है इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बायोलॉजिकल। अब इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज जो है संस्थाएं बनाती है। समाज बेसिकली क्या बनाती है? संस्था बनाती है। हालांकि मेलिनोवस्की का प्रकारीवाद संस्कृति और समाज को मानव की आवश्यकता की पूर्ति का एक साधन मानता है। अच्छा, जाहिर सी बात है, जब साधन मानेगा तो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज संस्था जरूर बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। चीज़ों को समझिए थोड़ा सा बेसिक से, है ना, जीरो लेवल से समझने का प्रयास करिए। अब देखिए भोजन की आवश्यकता बेसिकली क्या है? कृषि, पशुपालन, शिकार जैसी संस्थाएं। समझना मेरी बात को। भोजन की आवश्यकता कृषि, पशुपालन, शिकार जैसी संस्थाएं यहाँ पे शामिल होती हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेलिनोवस्की ने जब थ्योरी ऑफ नीड बताया तो उनके अनुसार कहा गया कि भोजन मनुष्य की मूलभूत मतलब जैविक आवश्यकता है, और इन्हीं आवश्यकता की पूर्ति के लिए समाज में कुछ संस्थाएं विकसित होती हैं। जैसे मैंने एग्रीकल्चर का नाम लिया है। एग्रीकल्चर मतलब अनाज, सब्जी, फल, दाल इत्यादि उगाने की व्यवस्था। सिंपल बात है। मैंने कहा पशुपालन, पशुपालन मतलब दूध, मांस, ऊन इत्यादि की पूर्ति होती है पशुपालन से। फिर मैंने कहा शिकार, शिकार का मतलब होता है शिकार एवं मछली पकड़ना, हंटिंग। प्रारंभिक समाज में ना भोजन का मुख्य साधन जानते क्या था? शिकार ही था। आप सब पढ़े भी होंगे बचपन में, हिस्ट्री में। और एक स्टोरेज आता है, भंडारण भी आता है शब्द, है ना, संस्था के रूप में। अन्नागार, जिसको अन्नगार कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे अनाज हो रखा गया हो, बाजार हो, व्यापार हो इत्यादि शब्द वहाँ पे शामिल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी में अगर हम बात करते हैं सुरक्षा की आवश्यकता, परिवार, कानून, दंड व्यवस्था, ये चीज़ें शामिल की गई। सुनना मेरी बात को। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ मेलिनोवस्की का प्रकारीवाद आवश्यकता के सिद्धांत से ये जुड़ा हुआ शब्द है सुरक्षा का आवश्यकता। मनुष्य केवल भोजन या आवास से ही संतुष्ट नहीं होता है, जबकि आप भलीभांति तरीके से परिचित हैं कि उसे अपने जीवन
संपत्ति और सम्मान की सुरक्षा की आवश्यकता भी होती है। तो इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष संस्थाएं बेसिकली विकसित होती हैं, लाइक फैमिली, मतलब प्रारंभिक स्तर और सुरक्षा, यानी प्रारंभिक स्तर पर जो सुरक्षा होती है, जैसे बच्चों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की रक्षा करना, भावनात्मक सुरक्षा करना, वो परिवार के अंतर्गत शामिल हो जाता है। बात करते हैं कानून की, लॉ की। नियम कानून बनाकर सामाजिक जीवन को सुरक्षित करता है, ये भी सुरक्षा की आवश्यकता बन जाती है। दंड व्यवस्था की बात करता हूं, पनिशमेंट सिस्टम, तो अपराधियों को दंडित कर सुरक्षा बनाए रखने की बात की जाती है सुरक्षा की आवश्यकता में। तो मेरा कहने का भाव इसमें है कि सुरक्षा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए समाज ने परिवार, कानून और दंड जैसी संस्थाएं विकसित की हैं, और ये दर्शाता है कि हर आवश्यकता के पीछे कोई ना कोई सामाजिक संस्था का कार्य अवश्य होता है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर, सामाजिकता की आवश्यकता। धर्म, परंपरा, सामाजिक रीति रिवाज, ये शब्द बेसिकली हमारे सामने मेंशन किया गया है सामाजिकता की आवश्यकता में। मैलिनोवस्की के प्रकारिवाद में आवश्यकता के सिद्धांत से संबंधित ये तीसरा इंपॉर्टेंट तथ्य है। मेरा कहने का आशय है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे दूसरे से जुड़ाव, सहयोग और समूह में रहने की आवश्यकता होती है, और इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में कई संस्थाएं और परंपराएं बेसिकली विकसित होती हैं। जैसे मैंने एक धर्म का नाम लिया, लोगों को साझा आस्था और विश्वास से जोड़ने का काम करता है धर्म। ट्रेडिशनल, परंपरा, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही रीति रिवाज जो सामाजिक बंधन को मजबूत करता है, वो ट्रेडिशनल यानी परंपरा। सोशल एक्टिविटीज़, यानी आप इसे कह सकते हो एक प्रकार से सामाजिक रीति रिवाज या सामाजिक कृति, जैसे मेले हो गए, त्यौहार हो गया, सामूहिक कार्य के जरिए लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ तक कि कस्टम की बात अगर हम करते हैं तो विवाह, जन्म, मृत्यु इत्यादि के अवसर पर सामूहिक भागीदारी भी होती है। लोग भाई कहीं अगर कोई मान ली दुखी है तो लोग उसके घर पे इकट्ठा भी हो जाते हैं, है ना, सहानुभूति के लिए। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, इसके संदर्भ में आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये मैलिनोवस्की का बड़ा ही इंपॉर्टेंट 3 महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने अभी आपको बताया है, परीक्षा में सवाल बना सकता है। बात करते हैं आगे। इस प्रकार संस्थाएं व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्य करती है। कुछ विशेषताएं शामिल की गई हैं। मैलिनोवस्की ने प्रकारिवाद का केंद्र व्यक्ति है। मैलिनोवस्की के प्रकारिवाद का केंद्र क्या है? व्यक्ति है। मैं आपको बता दूं, सोशल ग्रुप वर्क में जो ग्रुप है उसको सेवार्थी के नाम से संबोधित किया है, वो नाम है HB ट्रेकर। ठीक उसी प्रकार से मैलिनोवस्की ने प्रकारिवाद का केंद्र जो माना है वो व्यक्ति को माना है, व्यक्ति मीन्स सेवार्थी को। और उनका ध्यान सांस्कृतिक संस्थाओं की उपयोगिता पर था, मतलब कल्चर इंस्टीट्यूट पर बेसिकली ज़्यादा इन्होंने बल दिया है। और उन्होंने ये सिद्ध किया है कि संस्कृति एक गतिशील प्रणाली है, एक गतिशील प्रणाली है। ये बात ध्यान रखना है। मैलिनोवस्की का प्रकारिवाद ये बताता है कि संस्कृति और सामाजिक संस्था मनुष्य को जैविक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने का एक साधन है, यानी रिसोर्सेज है। इसीलिए इनके सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। मैलिनोवस्की कहते हैं कि मनुष्य की निम्न 7 आधारभूत आवश्यकताएं हैं। नंबर 1 शारीरिक पोषण, ठीक है, या भोजन भी कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर प्रजनन, तीसरे पे शारीरिक आयाम, चौथे पर सुरक्षा, पांचवें पर गतिशीलता, छठे पर वृद्धि, सातवें पर स्वास्थ्य। ये 7 प्रकार की बेसिकली क्या है, मनुष्य की या मानव की आवश्यकताएं हैं। और इसी 7 को मिलाकर इन्होंने आवश्यकता का सिद्धांत भी बोला है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कुछ मैलिनोवस्की की इंपॉर्टेंट पुस्तकों को लेकर। परीक्षा में हो सकता है इनकी किताब के साथ साथ टालकाट पार्सन्स की किताब भी मिल जाए, है ना, दुर्खिम की भी किताब मिल जाए। बट आपको अगर वर्ष याद रहेगा तब आप उनको सीक्वेंस से लगा पाओगे, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखिए, ऑर्गेनाट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक एक पुस्तक आई 1922 में, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक नहीं है। क्राइम एंड कस्टम इन जो है सेवेज सोसाइटी 1926 में आई, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। द फादर इन प्रिमिटिव वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 1927 में, ये किताब इंपॉर्टेंट है। और मैजिक साइंस एंड रिलीजन
सन 1925 में। ये किताब भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना है। डायनेमिक ऑफ कल्चर चेंज सन 1945 में, इंपॉर्टेंट किताब है। ये 3 पुस्तक आपको केवल ध्यान में रखना है, बाकी यहाँ जितनी भी किताब मिलेंगी वो इंपॉर्टेंट के रूप में नहीं रहेंगे। जैसे अ डायरी ऑफ जो है स्ट्रिक्ट सेंस द टर्म सन 1967 में आया, इंपॉर्टेंट नहीं है। अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर एंड अनदर से सन 1944 में आया, इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैरिज पास्ट एंड प्रेजेंट 2018, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो कुछ किताबें हैं जहां मैंने 3 बताया है इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने देखा है, ठीक है। तो ये तीनों बेसिकली रिलेट भी कराता है इनके सिद्धांत को भी, तो इसलिए ये तीनों इंपॉर्टेंट के रूप में रखिएगा, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। और किताबें अगर याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत बढ़िया है, अन्यथा इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है, उतनी प्राथमिकता मैं नहीं दूंगा। आगे अगर बात करते हैं, मैलिनोवस्की ने किस समाज पर अध्ययन किया है, ये भी परीक्षा में सवाल बन सकता है ना। किस समाज पर बेसिकली इन्होंने अध्ययन किया है, ये परीक्षा में आपको सवाल बना सकता है। ध्यान रखिएगा, मैलिनोवस्की ने ट्रोबियाड, ध्यान रखिएगा इसको आप अपनी कॉपी पर लिखिएगा, ट्रोबियाड द्वीप वासियों पर इन्होंने क्या किया है, यह स्टडी किया है, यानी अध्ययन किया है, ठीक है। मैं बता दूं आपको, यह पापुआ न्यूगिनी के पास स्थित एक मेलानेशियन समाज है। कौन सा समाज है वो, ध्यान रखेंगे, समाज का नाम मेलानेशियन एक समाज है, और इसी समाज पर इन्होंने बेसिकली यह स्टडी किया है, ट्रिबियाड द्वीप वासियों पर। और ये है कहाँ पर, ये पापुआ न्यू गिनी में है। ये आप ध्यान रखिएगा, समाज शास्त्र में यूजीसी नेट में ये पेपर में आ चुका है। यहाँ के लोग बेसिकली जानते हो क्या करते थे, ट्रिबियाड द्वीप वासियों लोगों की बात कर रहा हूँ, कृषि, मछली पकड़ना और कुला एक विलियम प्रणाली है, कुला रिंग एक्सचेंज सिस्टम है, पेपर में सवाल बना सकता है इन केस आ जाए, कुला विनियम प्रणाली, ठीक है। और ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि ये जुड़ा किससे है, मैलिनोवस्की से जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखो कल भी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा प्रकारवाद पे डीप में चर्चा किया था, ठीक उसी का एक दूसरा पार्ट आज है, आप सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे विद्वान के बारे में, रेडक्लिफ ब्राउन का प्रकारवाद। देखिए यहाँ अगर हम लोग बात करें जी, ये और क्या बोलते हैं, मास्लो की थ्योरी में क्या डिफरेंस है, मतलब उन्होंने हायरार्की ऑफ नीड दिया और इनका भी यही है, तो देखिए सेम मैं बताता हूँ, देखिए मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनिए। एक आपको सुनने में मिलेगा मनुष्य की आवश्यकताओं का सिद्धांत, और वो जो सिद्धांत होता है अब्राहम मैस्लो का नाम आएगा, और ये एक पिरामिड के रूप में दर्शाता है आपके सामने, पिरामिड के रूप में बेसिकली होता है। मनुष्य बेसिकली क्या करता है, अपनी बेसिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अगले स्टेप पे जाता है। ये आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो का है, वो सीक्वेंस से होता है, अब्राहम मैस्लो का सीक्वेंस से चीज़ें दर्शाई गई हैं। परंतु अगर हम बात आप लोगों से करते हैं मनुष्य की मूलभूत जैविक आवश्यकता, तो उन जैविक आवश्यकता में आप सोच सकते हो कि जैसे रोना, सोना, ये जैविक आवश्यकता थी अब्राहम मैस्लो की। यहाँ पे जैविक आवश्यकता रोना सोना नहीं होगा मैलिनोवस्की का, यहाँ जैविक आवश्यकता कृषि, पशुपालन, शिकार, मछली पकड़ना, है ना, भंडारण करना, ये सारी जैविक आवश्यकताएं होंगी। और ये आवश्यकताएं सांस्कृतिक संस्था के रूप में विकसित होती है या सांस्कृतिक के माध्यम से होता है, तो वो मैलिनोवस्की का होता है। अंतर आपको सांस्कृतिक शब्द रिलेट कराएगा मैलिनोवस्की, और अब्राहम मैस्लो टोटली डिफरेंट है कि एक व्यक्ति किस तरीके से अपने हर एक अवस्था में अपने आप को वो डेवलप करता है। जैविक आवश्यकता, फिर सुरक्षा की आवश्यकता, प्रेम या अपनत्व की आवश्यकता, फिर आत्मसिद्धि की आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता, फिर लास्ट में आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो वो बेसिकली अब्राहम मैस्लो की है 5 अवस्थाएं। यहाँ कोई स्टेजेस नहीं दिया गया है, यहाँ सांस्कृतिक जैसे शब्दों के बारे में जिक्र किया गया, सांस्कृतिक तत्व के बारे में जिक्र किया गया, रीति रिवाज, परंपरा, संस्था,
का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई कार्य होता है, और संस्कृति का उद्देश्य मानव की आवश्यकता की पूर्ति करना होता है। और अब्राहम मैस्लो में संस्कृति की आवश्यकता नहीं दी गई है। ये शब्द आपको अंतर के रूप में याद रखना होगा मैडम, ठीक है। जी सर जी, समझ गए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं एक और विद्वान के बारे में, रेडक्लिफ ब्राउन का प्रकार्यवाद। बहुत ही फेमस पर्सन, समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए A.R. रेडक्लिफ ब्राउन प्रकार्यवाद को समझाते हैं, और ये समझाते हुए एक शब्द कहते हैं कि संरचनात्मक प्रकार्यवाद इन्होंने दिया है। संरचनात्मक प्रकार्यवाद दिया है। और सांस्कृतिक प्रकार्यवाद किसने दिया मैडम? मैलिनोवस्की ने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये थोड़ा सा अंतर है इनके में भी यहाँ पर। तो संरचनात्मक प्रकार्यवाद में रेडक्लिफ ब्राउन का नाम आता है। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने समाज को एक जैविक अंग की तरह माना है, जहां हर संस्था परिवार, धर्म, अर्थव्यवस्था, राजनीति इत्यादि सामाजिक संरचना को बनाए रखने में कार्य करती है। तो उन्हीं के अनुसार कहा गया कि समाज व्यक्ति से बड़ा और अस्थायी होता है। सामाजिक संस्थाएं समाज की निरंतरता और संतुलन बनाए रखने का काम करती है। तो रेडक्लिफ ब्राउन समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में प्रकार्यवाद को संरचनात्मक दृष्टिकोण से समझाया है। उनका मत है कि समाज एक जीव की तरह है, जिसमें विभिन्न सामाजिक संरचनाएं मिलकर समाज को टिकाऊ या टिकाए रखती हैं, या उसे फिक्स रखती हैं, अस्थायी रखती हैं। तो उनके प्रकार्यवाद को सामाजिक संरचनात्मक प्रकार्यवाद के नाम से जाना भी गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और वहीं अगर हम मैलिनोवस्की की बात करते हैं तो मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद के नाम से जाना गया है सांस्कृतिक प्रकार्यवाद को, ठीक है। बात करते हैं मुख्य विचार में इनके, तो समाज केवल व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करने का साधन ही नहीं है। देखो, समाज केवल व्यक्ति की आवश्यकता का साधन के रूप में अगर कोई है तो वो है मैलिनोवस्की का नाम। लेकिन रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं साधन नहीं है, यह मैलिनोवस्की का दृष्टिकोण था। यह अगले पॉइंट में देखो यहाँ पे लिखा भी है ब्रैकेट में। बल्कि समाज की संस्थाओं का मुख्य कार्य समाज की निरंतरता और संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। ये संस्थाएं मुख्य कार्य करता है, समाज को नियंत्रित और संतुलित करने में अपना एक अहम रोल अदा करता है। और सामाजिक संस्था इसमें कौन कौन सी हैं? परिवार, धर्म, राजनीति, कानून आपस में जुड़ी हुई हैं और एक सामाजिक संरचना बनाती हैं। और इन्हीं संरचनाओं के कार्य से समाज जीवित और स्थिर रहता है। संरचना और कार्य की बात करते हैं। संरचना देखिए, समाज में आपसी संबंधों का संगठन का पैटर्न है, और कार्य का मतलब है किसी संस्था और रीति रिवाज की वह भूमिका जिससे समाज की एकता और स्थिरता बनी रहती है। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, परिवार एक समाज लिया गया है, संस्था और एक धर्म लिया गया है। परिवार मतलब अगली पीढ़ी का समाजीकरण और सामाजिक नियंत्रण करती है। धर्म क्या है? समाज में एकजुटता और मूल्य व्यवस्था को बनाए रखने का काम करती है। वहीं रेडक्लिफ ब्राउन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं संरचनात्मक प्रकार्यवाद की थोड़े से फीचर यानी विशेषता पर, तो आप देख सकते हो कि समाज एक सजीव तंत्र की तरह है और समाज के भाग आपस में निर्भर हैं। प्रत्येक संस्था समाज में कोई ना कोई उपयोगी कार्य करता है और सामाजिक स्थिरता और व्यवस्था पर ये बेसिकली विशेष बल देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी अल्फ्रेड के बारे में। आपको ध्यान, सॉरी, अल्फ्रेड के बारे में ही था, ये था मैं बात कर रहा था रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि ये शब्द आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में बहुत छोटा सा चीज़ें थी। रेडक्लिफ ब्राउन का अगर परीक्षा में पूछता है कि इन्होंने किस पर अध्ययन किया था, तो मैं आपको यहाँ पर यह भी बता देना चाहता हूँ, अंडमान द्वीप वासियों पर इन्होंने बेसिकली अंडमान द्वीप वासी पर इन्होंने यह स्टडी किया, अध्ययन किया। और यह इनका प्रमुख और प्रसिद्ध एक फील्ड वर्क है। और इन्होंने द्वीपवासियों के धार्मिक अनुष्ठान, जादू टोना, रीति रिवाज और सामाजिक संगठन का अध्ययन किया था। ठीक है, अब इन्होंने जब अंडमान द्वीपवासियों में यह स्टडी किया था तो 1922 में किया था। और फिर उसके बाद अफ्रीकी समाज पर भी इन्होंने यह स्टडी किया। अफ्रीकी समाज पर जब इन्होंने अध्ययन किया तो सन 1940 का वर्ष था वो, और वहाँ पर इन्होंने अफ्रीका के विभिन्न कबीलों और राजनीतिक संगठनों का इन्होंने अध्ययन किया था। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है यह स्टडी के संदर्भ में। ठीक है, यह दिखाना है कि हर संस्था का प्रकार सामाजिक संरचना को बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं हम लोग
अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में। अब देखिए यहाँ अगर हम बात करते हैं, अच्छा ये वही विद्वान है, ये अलग कोई नाम नहीं है, ठीक है, ये वही नाम है। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तक है, इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे द अंडमान आइसलैंडर्स है 1922 का, इसे आप हटा दीजिए। द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्रिब्यूज करके है 1931 में, हटा दीजिए। टेबू वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फ्रेचर लेक्चर है 1939 का, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा यूजीसी नेट में सवाल आया हुआ है टेबू। और मेथड इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी हटा दीजिए, और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी सन 1952, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दूसरी किताब, ठीक है। तो अल्फ्रेड रेडक्लिफ, इनका पूरा नाम अगर हम बात करते हैं तो अल्फ्रेड रेजिनॉल्ड रेडक्लिफ ब्राउन है इनका, इन शॉर्ट में AR रेडक्लिफ ब्राउन के नाम से ये जाने जाते हैं, ठीक है। पूरा नाम अल्फ्रेड रेजिनॉल्ड रेडक्लिफ ब्राउन है इनका पूरा नाम, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं टालकाट पार्सन्स की। पार्सन्स का प्रकारीवाद क्या बताता है, ये भी हमें जानना होगा। समाजशास्त्र में आधुनिक प्रकारीवाद के सबसे प्रसिद्ध या सबसे बड़े सिद्धांतकार अगर किसी को माना गया है आधुनिक प्रकारीवाद में, तो एकमात्र नाम याद रखना है, टालकाट पार्सन्स। अमेरिका के ये समाजशास्त्री थे। इन्होंने समाज को एक सामाजिक तंत्र की तरह समझाया है, सोशल सिस्टम की तरह समझाया है। हर समाज की निरंतरता स्थिरता बनाए रखने के लिए मूलभूत प्रकारात्मक आवश्यकताएं पूरी करना ज़रूरी होता है। अब इन्हीं पर इन्होंने बेसिकली, मैंने लास्ट टाइम में आपको बताया भी था AGIL के बारे में, अभी हम इस पर चर्चा करेंगे थोड़ा सा। पहले देख लेते हैं समाज की एक सामाजिक प्रणाली। समाज एक सामाजिक प्रणाली है, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, परीक्षा में आता है। और इस प्रणाली में विभिन्न संस्थाएं जैसे परिवार, धर्म, शिक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था इत्यादि आपस में जुड़ी हुई है। प्रत्येक संस्था एक विशेष कार्य है और जो समाज की स्थिरता और संतुलन को बनाए रखता है। यदि कोई संस्था अपना कार्य सही ढंग से ना करे तो समाज असंतुलित हो जाता है, ये बात सत्य भी है। अब बात करते हैं AGI मॉडल के बारे में। देखिए, ए का मतलब साफ शब्दों में यहाँ पे लिखा भी गया है, एडॉप्टेशंस यानी अनुकूलन। पार्सन्स ने बताया कि समाज समाज के चार बुनियादी प्रकार या आदेशक होते हैं। चार आदेशक, कल मैंने आदेशक शब्द यूज भी किया था आप लोगों के सामने, जिसमें से एक आता है ए, और हम उसे कहते हैं एडॉप्टेशंस यानी अनुकूलन। समाज को अपनी पर्यावरण से साधन जुटाने और उसका उपयोग करने की क्षमता से होनी चाहिए। मतलब समाज को अपने वातावरण से संसाधन प्राप्त करना और उनका उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। और यहाँ पे संस्था इकोनॉमी है, एकमात्र अर्थव्यवस्था, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा गोल, ठीक है। अगर हम बात करते हैं G फॉर गोल से, ठीक है, अटेनमेंट मतलब समाज को सामूहिक लक्ष्यों को तय करना और उन्हें प्राप्त करना होता है। इसका मतलब सामूहिक लक्ष्यों का निर्धारण और उन्हें प्राप्त करने की क्षमता होनी चाहिए। पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट इसका एक प्रमुख संस्था के नाम से जानी जाती है। I इंटीग्रेशंस मतलब एकीकरण, समाज के विभिन्न भागों में सामंजस्य या एकजुटता बनाए रखने का काम करता है। समाज में अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़कर एकता और समन्वय बनाए रखने का काम करता है। इसमें देखिए कानून, धर्म, सामाजिक मूल्य, ये संस्था है, इनकी मुख्य संस्था। उसके बाद आता है L, लेटेंसी या पैटर्न मेंटेन भी कहा जाता है। लेटेंसी ना लिखकर पैटर्न मेंटेन भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आप इसको सही करिएगा। इसे प्रतिरूप बनाए रखना बोला जाता है। और लेटेंसी का मतलब होता है गुप्त संरक्षण, गुप्त संरक्षण, या आप इसे कह लीजिए गोपनीयता। अच्छा, यहाँ पे नवीनता लिखा हुआ है ना, नवीनता। लेटेंसी गुप्त संरक्षण का मतलब गोपनीयता हो जाएगा। पैटर्न मेंटेनेंस का मतलब हो जाएगा प्रतिरूप बनाए रखना। अब देखो, समाज को अपने सांस्कृतिक मूल्यों और मानदंडों को बनाए रखना और नई पीढ़ी को हस्तांतरित करना होता है।
समाज को अपने मूल्य, मानदंड, संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखना होता है और इसमें परिवार, शिक्षा और धर्म का बड़ा अहम रोल होता है इसमें, है ना। तो पार्सन्स का प्रकारवाद क्या बताता है? आप कहिएगा कि सर जटिल तंत्र बताता है। पहली बात, समाज जटिल तंत्र है, ये बताता है। और हर संस्था, परिवार, धर्म, शिक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था का काम समाज को स्थिर और संगठित करने में होता है। यदि कोई संस्था अपना काम नहीं करती है तो समाज में असंतुलन और अव्यवस्था आ सकती है। ठीक है, AGIL एक मॉडल है और ये मॉडल टालकाट पार्सन्स के। इन चारों कार्यों के बिना कोई भी सामाजिक प्रणाली लंबे समय तक टिक नहीं सकती। सामाजिक प्रणाली क्या है? पार्सन्स ने कहा कि समाज एक व्यवस्थित संरचना है। यह संरचना मूल्य, मानदंड और भूमिकाओं से बनी होती है। व्यक्ति इन मानदंडों और भूमिकाओं को निभाकर समाज की स्थिरता बनाए रखता है। कुछ विशेषता: समाज को संतुलनकारी प्रणाली के रूप में देखना, संस्थाओं के कार्यों को महत्व देना, स्थिरता, व्यवस्था और एकीकरण पर बल देना, मूल्य और मानदंड समाज की एकता के लिए अनिवार्य होता है। ये उसके लिए बेसिकली कुछ फीचर हैं या उनकी कुछ विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा पुस्तकों के बारे में। द सोशल सिस्टम वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1951 में, सिस्टम ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक 1971 में इम्पॉर्टेंट, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ द थ्योरी ऑफ द सोशल कम्युनिटी 1970 में, आप इसे हटा दीजिए। इकोनॉमी एंड सोसाइटी इम्पॉर्टेंट है 1972 में। ठीक है, उसके बाद फैमिली एंड जो है सोशियोलॉजी या सोशलाइजेशन का मतलब होता है समाजीकरण। ठीक है, और अंतःक्रिया, ठीक है, और इंटरेक्शन का मतलब होता है अंतःक्रिया की प्रक्रिया 1955 में। ये किताब इंपॉर्टेंट है, इसको आप निगलेक्ट मत करिएगा। और द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937 में, इसको आप हटा सकते हैं। सर बताइए आप थोड़ा सा स्लाइड ऊपर करेंगे क्या, एक मिनट? हाँ बोलिए। जस्ट बस ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। ये कुछ बातें हैं जो टालकाट पार्सन के अनुसार मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखें। समाजशास्त्र में इसको जानते हो, माइक्रो थ्योरी का जनक कहा जाता है, MACRO के। जनक कहा जाता है, यह आप नोट कर लीजिए। ठीक है, टालकाट पार्सन्स को। आगे देखिए, अब मर्टन का प्रकारवाद। देखिए, कहने का मतलब यहाँ पर है कि R.K. मर्टन, आप देखेंगे यहाँ पे तो 1910 से लेकर 2003 के बीच में प्रकारवाद की अवधारणा इनकी काफ़ी सराहनीय रही है। 2003 तक, है ना, 1910 से लेकर रॉबर्ट के मर्टन प्रकारवाद से जुड़े हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मर्टन एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे और मैं आपको बता दूं, टालकाट पार्सन्स के जो प्रकारवाद अभी आपने ऊपर पढ़ा है उसको संशोधित अगर किसी ने किया है तो वो है R.K. मर्टन। आलोचना करके उसकी संशोधन किया है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको यथार्थवाद बनाने का प्रयास किया है R.K. मर्टन। मर्टन के मध्य स्तरीय सिद्धांत यानी मिडिल रेंज थ्योरी और कार्यात्मक विश्लेषण के लिए बेसिकली जाना जाता है और उन्होंने पार्सन्स के व्यापक प्रकारवाद को संशोधित और व्यवहारिक रूप दिया है। ये बात आप याद रखिए। ठीक है, मार्टिन का नाम मैनिफेस्ट फंक्शंस में, लेटेंसी फंक्शंस में और डिस फंक्शंस में और नॉन फंक्शंस में नाम आते हैं। मैंने कल पढ़ाया था आपको इन सभी शब्दों के बारे में, कल की क्लास में। मर्टन ने प्रकारवाद को अधिक यथार्थवादी और वैज्ञानिक बनाने की कोशिश की। उन्होंने ये माना है कि सभी सामाजिक संस्था केवल सकारात्मक कार्य ही नहीं करती हैं बल्कि नकारात्मक कार्य भी करती हैं।
इसलिए किसी भी संस्था या प्रथा का विश्लेषण करते समय ये देखना होगा कि उसका समाज पर क्या प्रभाव है या क्या असर है, सकारात्मक या नकारात्मक। मार्टन की कुछ अवधारणाएं हैं, जैसे मैनिफेस्टो मतलब प्रत्यक्ष प्रकार्य, ठीक है, किसी संस्था या क्रिया का वह कार्य जो स्पष्ट और अभिप्रेत होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे शिक्षा का प्रत्यक्ष कार्य ज्ञान और कौशल है। दूसरी बात करते हैं लेटेंसी फंक्शन को लेकर, अप्रत्यक्ष प्रकार्य को लेकर। किसी संस्था या क्रिया का वह कार्य जो अप्रत्यक्ष या अनप्रेरित होता हो, अनप्रेरित होता हो, मतलब सिंपल है यहाँ पे कि किसी संस्था या क्रिया का अप्रत्यक्ष छिपा हुआ प्रभाव होता है। शिक्षा का गुप्त कार्य, मित्रता और सामाजिक नेटवर्क बनाना, ये सब गुप्त कार्य के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद हमारे सामने आता है डिसफंक्शंस, दुष्क्रियाएं, या आप इसे डिसफंक्शन का नाम भी दे सकते हैं या अप्रकारी भी कह सकते हो। जब किसी संस्था का प्रभाव समाज की स्थिरता और एकता को हानि पहुंचाती है, तब ये चीज़ें यूज में आती हैं। शिक्षा प्रणाली में असमानता मतलब सामाजिक विषमता को बढ़ावा देना या बढ़ाना, या तीन आवश्यकता या तीन अवधारणाएं मार्टन का सबसे बड़ा योगदान है। पहला है मैनिफेस्ट यानी प्रकट प्रकार्य, दूसरा है लेटेंट यानी गुप्त प्रकार्य, तीसरा है डिसफंक्शन। तो मैं चाहूँगा कि इसको आप अपने कॉपी पर जरूर नोट करें, परीक्षा में ये कई बार रिपीट हो चुका है। सर एक बार फिर से रिपीट करें। हाँ, मैनिफेस्ट आपके ऊपर स्लाइड में भी ये लिखा हुआ मैम। मैनिफेस्ट मतलब प्रकट प्रकार, दूसरा लेटेंट यानी गुप्त, तीसरा दुष्प्रकार यानी डिसफंक्शन, है ना। चलिए आगे फंक्शनल। अब बात करते हैं थोड़ा सा अल्टरनेटिव पे यानी कार्यात्मक विकल्प पर। कल मैंने थोड़ा सा पढ़ाया भी था, आपको बताया था ओरली कल की क्लास में, कि मार्टन ने कहा कि समाज की किसी आवश्यकता को पूरा करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता है, कई तरीके होते हैं। यदि किसी या कोई संस्था विफल हो जाए, है ना, तो उसी कार्य को दूसरी संस्था भी पूरा कर सकती है, यही होता है डिसफंक्शन। पारंपरिक समाज में धार्मिक संस्था नैतिकता सिखाती थी, और आधुनिक समाज में मीडिया और शिक्षा ये एक प्रकार से कार्य कर रहे हैं। प्रकार्य का सीमित और यथार्थवादी दृष्टिकोण है, और सामाजिक संस्थाओं के विविध प्रभावों का अध्ययन है। केवल स्थिरता नहीं बल्कि अस्थिरता और विरोधाभास का भी आवश्यकता पड़ती है, उसको स्वीकार किया जाता है। आर के मार्टन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बताइए। देखिए रॉबर्ट किन मार्टन की किताब है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, सन 1949 में, इम्पोर्टेंट है। एंड फोकस्ड इंटरव्यू हटा दीजिए, ठीक है। द सोशोलॉजिक ऑफ साइंस थ्योरेटिकल 1962, आप इसे रखिए, ठीक है, इस किताब को रख लीजिए। क्रिमिनोलॉजी सन 1957 में, और इनोमी का इसे हिंदी में प्रतिमानहीनता कहते हैं, प्रतिमानहीनता। फैक्टर डिटरमाइनिंग ह्यूमन बिहेवियर, कुछ मतलब कारक के तत्व होते हैं, वो भी शामिल किए गए हैं, है ना। हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा। समाज की संस्थाओं में प्रकट, अप्रकट और दुष्प्रकार, इन तीनों का समाज की संस्थाओं में इन्होंने अध्ययन किया है। अगर मैंने ऊपर वाले विद्वान में नाम बताया था मैक्रो का नाम पार्सन्स में, जहां मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा मध्य मतलब मीजो थ्योरी की जनक कौन है, तो बताना चाहेंगे आप लोग? मार्टन है। कौन है? मर्टन। अब बात करते हैं हम लोग आगे यहाँ पे दुर्खिम का प्रकारीवाद, ठीक है।
देखते हैं दुर्खिम का प्रकार्यवाद। समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि यह एक स्वतंत्र वास्तविकता है ना। बात सत्य भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। एमिल दुर्खिम फ्रांस के महान समाजशास्त्रियों में से एक थे और उनके अनुसार समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र वास्तविकता है। व्यक्ति जन्म से समाज में मिलता है, व्यक्ति जन्म से समाज में मिलता है, परंतु समाज व्यक्ति से बड़ा और अस्थाई के रूप में भी रखा गया है ना। तो इन्होंने दुर्खिम ने कहा कि समाज का अध्ययन हमें केवल सामाजिक तथ्यों के रूप में करना चाहिए। दुर्खिम ने बोला कि समाज को समझने के लिए हमें वास्तविक या सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए, और समाज की प्रत्येक संस्था रीति रिवाज का कोई ना कोई कार्य होता है जो समाज की एकजुटता और स्थिरता को बनाए रखने में कार्य भी करता है या रोल अदा करता है। सोशल फैक्ट। दुर्खिम ने कहा कि सामाजिक तथ्य वे परंपरा और मूल्य हैं जो व्यक्ति से ऊपर होते हैं और उस पर नियंत्रित या नियंत्रण भी रखते हैं। धर्म, नैतिकता, कानून, शिक्षा इसका संस्था है या आप कह लीजिए उदाहरण है, और इनका कार्य समाज को संगठित और स्थिरता को बनाए होता है। कार्यात्मक दृष्टिकोण में दुर्खिम का नाम देखते हैं तो यह दिखाने की कोशिश की कि समाज की संस्थाएं व्यर्थ नहीं हैं, बल्कि उनका कोई ना कोई सामाजिक कार्य होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अपराध, यानी यह समाज के लिए नकारात्मक लग सकता है, लेकिन इसका कार्य यह है कि यह समाज को यह बताता है कि सही और गलत की सीमाएं क्या है, और इसी से सामाजिक मानदंड मजबूत होता है। इसी से दूसरा एक शब्द है सामाजिक एकजुटता। दुर्खिम ने बताया कि समाज को एकता की जरूरत होती है, यह दो रूपों में मिलती है, जैसे एक यांत्रिक होता है, एक मैकेनिकल, मतलब बेसिकली इसको यांत्रिक कहते हैं। पारंपरिक समाजों में पाया जाता है, समान कार्य और समान विश्वास पर बेसिकली ये आधारित भी होता है। गांव का समाज बेसिकली उदाहरण है। सजीव यानी जैविक एकजुटता आधुनिक समाजों में पाया जाता है, श्रम का विभाजन पर आधारित होता है और एक्सक्यूज मी सर, जी सर जो हमने अभी ऊपर वाला दिखाई है 1 नंबर का, यांत्रिक एकजुटता का एग्जाम्पल सर थोड़ा क्लियर नहीं लग रहा है। जी हाँ, मैं बताता हूँ, सुनिए। यांत्रिक एकजुटता सीधा कहता है आपसे कि पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल समाज जो पुरानी दर पीढ़ी दर पीढ़ी आ जाती है, प्राचीन समाजों में पाई जाती थी ये यांत्रिक, मतलब यहाँ के लोग ना एक जैसे काम करते हैं, एक जैसी मान्यता रखते हैं और मूल्य रखते हैं, सभी का जीवन सरल और समान होता है, ये यांत्रिक एकजुटता होती है ना। समाज छोटे छोटे समुदाय में बटा होता है, समाज छोटे छोटे समुदाय। अब गांव का समाज जहां सभी खेती करते हैं, वो यांत्रिक एकजुटता है। आदिवासी समाज की बात करें तो जहां सबकी परंपराएं, रीति रिवाज और पेशा लगभग समान हो, लगभग क्या हो, समान हो, तो यांत्रिक एकजुटता थी। देखो ना नीचे लिखा हुआ है समान कार्य और समान विश्वास पर आधारित होता है, समान व्यवसाय और समान जीवन, परंपरा और धर्म का ज़्यादा महत्व है यहाँ पर, है ना। ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। यांत्रिक एकजुटता परंपरागत समाज की एकता और समानता और साझा विश्वासों पर आधारित होता है, ये एक परिभाषा जरूर याद रखिएगा। बात करते हैं जैविक एकजुटता में, वही है श्रम का विभाजन हो जाएगा, समाज के अंग आपस में परस्पर निर्भर होते हैं, आधुनिक समाज में ये पाया जाता है। विशेषता में देखेंगे तो समाज को एक सजीव जीव की तरह देखा जाता है, विशेषता में सजीव जीव की तरह देखा जाता है और सामाजिक संस्था के कार्य पर बल देता है। अपराध, आत्महत्या, धर्म जैसी विषयों पर कार्यों की दृष्टि से इसको समझाना है और समाज की स्थिरता और एकजुटता के केंद्र में रखना भी इसका एक रोल बन जाता है। आलोचनाएं देखिए यहाँ पर हुई है कि दुर्खिम ने समाज की स्थिरता और एकजुटता पर बल दिया है, ये बात सही है, लेकिन संघर्ष और असमानता नज़रअंदाज कर दिया, इसलिए आलोचना हो गई। और उनका दृष्टिकोण समाज को बहुत ही आदर्शवादी रूप में प्रस्तुत किया था। दुर्खिम का प्रकार्यवाद ये बताता है
कि समाज एक जीव की तरह है जिसमें हर संस्था परंपरा का कार्य समाज की एकता, नैतिक व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखने का काम करती है। यही है दुर्कहेम का प्रकारीवाद। ठीक है, प्रकारीवाद से जुड़े कुछ प्रमुख विद्वानों की पुस्तकें हैं जो इम्पोर्टेंट के रूप में देखने को मिलेंगी। अब देखिए, जैसे एमिल दुर्कहेम का नाम द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1983, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट किताब, नोट कर लीजिए, परीक्षा में आएगा। रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड सन 1895 में ये किताब आई, सामाजिक तथ्यों पर बेसिकली ये बेस्ड रही। सुसाइड मतलब आत्महत्या के एक समाजशास्त्रीय अध्ययन है, सन 1897 में आया, ये भी इम्पोर्टेंट है। और एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन्स लाइफ 1912 में आया ये किताब। ठीक है, तो 1893, 1895, देखो दो गए, 93 तो 95, फिर 1897 और फिर एक 1912, ये 4 किताब वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आपको भूलना नहीं है। ठीक है, मैलिनोवस्की का तो टॉपिक हो गया है ना, अगेन रिपीट कर दिया शायद, मुझे लग रहा है। अच्छा नहीं, यहाँ किताब है, ट्रोबियार्ड द्वीपों पर बेसिकली स्टडी किया गया था, आर्गोनस्ट करके, इसको हटा दीजिएगा। साइंटिफिक थ्योरी एंड कल्चर एंड अदर एस्से, ये भी हटा दीजिए। मरणों उपरांत एक किताब प्रकाशित हुई 1948 में, मैजिक एंड रिलीजन्स करके। ठीक है, अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन का नाम, द अंडमान आइसलैंड या जो है आइसलैंडर्स, संरचनात्मक प्रकारीवाद का नींव रखा था 1922 में। मैंने बताया था अभी ना आपको, भाई 1922 में स्टडी किया था इन्होंने, फिर 1940 में भी स्टडी किया था। ठीक है, टेबू में, अफ्रीका में बेसिकली 1900। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल प्रिमिटिव सोसाइटी, ठीक है, सामाजिक संरचना का कार्य, ये भी इंपॉर्टेंट। टालकाट पासस में द स्ट्रक्चर्स ऑफ सोशल एक्शंस है, 1937 की किताब है, आप नोट कर लीजिएगा। द सोशल सिस्टम 1951, जहाँ पे AGIL मॉडल रखा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। टूवर्ड्स अ जनरल थ्योरी, इसको आप हटा दीजिए। ठीक है, रॉबर्ट के बारे में देखिए, R.K. मार्टन। ठीक है, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, STSS का फुल फॉर्म भी आ चुका है, 1949 में ये किताब आई थी। इसका पहला ये था, दूसरा 1957 में आया, तीसरा 1968 में आया। ये संशोधन का वर्ष भी पहला, दूसरा, तीसरा। ऑन जो है थ्योरेटिकल सोशियोलॉजी है 1967 में, यानी 1967 में मध्य स्तरीय पर बेसिकली एक सिद्धांत दिया था, मिडिल रेंज थ्योरी, इसी किताब में है। मिडिल रेंज थ्योरी आया है परीक्षा में, नोट कर लीजिएगा, ये वाला पेपर में आया था। मिडिल रेंज थ्योरी किसकी है, तो R.K. मार्टन की है, याद रखिएगा, ये R.K. मार्टन की है मिडिल रेंज थ्योरी, है ना, ये पेपर में आया है भाई, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे संघर्ष का उपागम। अब प्रकारीवाद का उपागम आपका होता है फिनिश। ठीक है, ये था आपका प्रकारीवाद। अब इसके अलावा प्रकारीवाद में नहीं आएगा। 2 क्लासेस दे दिया, बढ़िया क्लासेस दोनों के दोनों दिया हूँ, अच्छा, क्योंकि इससे सवाल पेपर में आते हैं। संघर्ष उपागम बनता है कि समाज की वास्तविकता संघर्ष और असमानता और शक्ति संघर्ष, ठीक है, शक्ति संघर्ष पर आधारित होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं भैया कि ये है संघर्ष का सिद्धांत, या आप कह लीजिए संघर्ष का उपागम, बात दोनों एक ही है। अच्छा, संघर्ष का उपागम नाम से स्पष्ट है, कार्ल मार्क्स का है, ये बात ध्यान रखिएगा। समाज में विभिन्न वर्ग, समूह और व्यक्ति बेसिकली क्या है, सीमित संसाधनों जैसे धन, शक्ति, प्रतिष्ठा को हासिल करने के लिए आपस में क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, है ना। और इस कारण समाज स्थिर और सामंजस्यपूर्ण ना होकर हमेशा तनाव और संघर्ष की स्थिति में जो है, संघर्ष की स्थिति में रहता है। अब देखिए प्रमुख सिद्धांतकार कौन कौन से हैं। कार्ल मार्क्स की बात करते हैं तो संघर्ष उपागम के मूल प्रवर्तक हैं, ये आप नोट कर लिएगा, ये पेपर में आ सकता है। और उन्होंने कहा है कि समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसने बोला है, कार्ल मार्क्स ने। पूंजीपति और श्रमिक वर्ग, ये पेपर में आया हुआ है, ये भी है ना, 2022 या 23 में आया हुआ था। पूंजीपति और श्रमिक वर्ग बेसिकली इनके बीच संघर्ष होता है जहाँ पे सामाजिक परिवर्तन होता है। मैक्स वेबर, उन्होंने केवल वर्ग को ही नहीं बल्कि प्रतिष्ठा मतलब स्टेटस, शक्ति मतलब पावर को भी असमानता के स्रोत बताए हैं। राउल्फ डॉरेनडॉर्फ ने, इन्होंने आधुनिक समाज में शक्ति की प्राधिकरण यानी अथॉरिटी को संघर्ष का मूल माना है। राउल्फ डॉरेनडॉर्फ का नाम, ठीक है, याद रखिएगा। लुइस कोजर का नाम अगर हम बात करते हैं तो संघर्ष को
केवल विनाशकारी नहीं बल्कि रचनात्मक भी बताया है, और संघर्ष समाज में सुधार और परिवर्तन लाता है। ये संघर्ष। समाज असमानताओं से भरा है, ये बात सत्य है। संसाधनों का असमान वितरण संघर्ष पैदा करता है, ये भी सही है। सत्ता और प्रभुत्व समाज की संरचना को प्रभावित करता है। सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण संघर्ष है, ना कि सहमति और सामंजस्य। सहमति सामंजस्य जो है आपका प्रकारवाद है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, अमीर गरीब के बीच में संघर्ष होता है, मजदूर और पूंजीपति में संघर्ष होता है, जाति और वर्ग पर आधारित भेदभाव होता है, महिला पुरुष में असमानताएं होती हैं। तो ये सब क्या है? संघर्ष है। संघर्ष उपागम ये मानता है कि समाज की मूल प्रकृति संघर्ष और असमानता है, और परिवर्तन इन्हीं संघर्षों से उत्पन्न होता है। ये एक प्रकार से उसकी परिभाषा या डेफिनेशंस दी गई है। तो ये उपागम मानता है कि समाज केवल सहयोग और एकता पर आधारित नहीं है, बल्कि इसमें संघर्ष और असमानता और टकराव भी होते हैं, है ना। याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का नाम, ठीक है, मैक्स वेबर का भी नाम, रॉल्फ डॉरेनडॉर्फ का भी नाम, ठीक है। ये जो ऊपर मैंने विद्वान के नाम बताए हैं वो शब्द जरूर ध्यान रखिएगा। समाज एक संघर्ष क्षेत्र है जहाँ विभिन्न वर्ग, समूह, व्यक्ति संसाधन और शक्ति के लिए लड़ते हैं, और यही संघर्ष सामाजिक परिवर्तन का कारण बन जाता है। अब बात करते हैं परिभाषाओं को। एक सामान्य सी परिभाषा है संघर्ष की कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, समूह या वर्ग विपरीत हितों पर या उद्देश्यों या मूल्यों के कारण टकराते हैं तो उसे हम लोग संघर्ष कहते हैं। ये सामान्य अर्थों में है। बात करते हैं विद्वानों के नाम के आधार पर। ग्रीन एंड ग्रीन के अकॉर्डिंग तो संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दूसरों का विरोध करते हैं। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप हटा सकते हो। लुइस कोजर का नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा सुनिएगा इसको ध्यान से। संघर्ष वह संघर्ष है जिसमें व्यक्ति या समूह एक ही दुर्लभ संसाधन, मूल्य या शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और एक दूसरे को हानि पहुंचाने का प्रयास भी करते हैं, वही संघर्ष कहलाता है। देखिएगा, 1956 में जब लुइस कोजर ने इस परिभाषा को दिया तो इन्होंने ये बात कही कि संघर्ष हमेशा दुर्लभ संसाधन, यानी दुर्लभ संसाधन पर होता है। धन, पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, भूमि, शिक्षा, ये दुर्लभ है, ये दुर्लभ संसाधन है। संसाधन कौन कौन से हो गए? प्रतिष्ठा, शक्ति, भूमि, शिक्षा। और इनमें प्रतिस्पर्धा के साथ साथ दूसरे को नुकसान पहुंचाने का इरादा भी रखते हैं। एक दूसरे को हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं या नुकसान पहुंचाने का इरादा भी रखते हैं। संघर्ष समाज का अस्थायी और सार्वभौमिक तत्व है। यह व्यक्तिगत स्तर से लेकर वैश्विक स्तर तक होता है, यानी राष्ट्र के युद्ध तक होता है संघर्ष। संघर्ष में कभी कभी विनाश भी होता है, परंतु सामाजिक परिवर्तन का कारण भी बनता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक और परिभाषा, ठीक है। यहाँ देखिए, राल्फ डॉरेनडॉर्फ की परिभाषा, संघर्ष समाज का मूलभूत गुण है और यह शक्ति और प्राधिकरण के असमान वितरण से उत्पन्न होता है। देखिए, राल्फ डॉरेनडॉर्फ ने संघर्ष को बताया है कि संघर्ष जो है समाज में हमेशा परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में होता है, हमेशा होता है। संघर्ष का मुख्य कारण शक्ति है और क्या है? अथॉरिटी है। जब शक्ति और अथॉरिटी का असमान वितरण होगा तो संघर्ष होगा, ठीक है। इसलिए समाज को केवल सहमति से नहीं बल्कि संघर्ष से समझना जरूरी है, ठीक है। सहमति से नहीं, संघर्ष से समझो, ठीक है। आगे देखिए, आगे कार्ल मार्क्स का नाम। कार्ल मार्क्स ने अब तक का सारा समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यानी अमीर गरीब, पूंजीपति मजदूर के बीच संघर्ष ही समाज को बदलता है। और ये बात सत्य भी है। मेरा कहने का भाव बहुत ही आसान है। आप ये कह सकते हो कि समाज हमेशा वर्गों में बटा रहता है या बटा होता है, और ये दुर्लभ संसाधनों और उत्पादनों या उत्पादन के साधनों के लिए आपस में वो संघर्ष करते हैं। इतिहास के हर युग में शोषक वर्ग और शोषित वर्ग के बीच संघर्ष हुआ है ना। तो पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग। पूंजीपति वर्ग क्या होता है? जिनके पास कारखाना, मशीन, जमीन, पूंजी होती है, वही उन्हीं को कहा जाता है पूंजीपति वर्ग, है ना। और मजदूर वर्ग किसको कहा जाता है? वर्कर्स।
जिनके पास उत्पादन का कोई साधन नहीं होता है, वे अपना श्रम बेचकर जीवित रहते हैं, मजदूर होते हैं वो। ठीक है, तो इस शब्द में उन्होंने बात किया। वर्ग संघर्ष के बारे में बताया, ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में बताया, है ना। ये चीज़ें आप जरूर ध्यान रखिएगा। संघर्ष ही समाज परिवर्तन का इंजन है, ये बात भी कार्ल मार्क्स के द्वारा बताई गई है। संघर्ष के प्रकार की बात करते हैं। व्यक्तिगत संघर्ष को मनोवैज्ञानिक संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। यह संघर्ष व्यक्ति के मन के भीतर होता है। जब एक ही व्यक्ति के सामने दो या उससे अधिक इच्छाएं या मूल्य या भूमिकाएं टकराती हैं तो वहाँ संघर्ष हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमारी क्लास 6:15 से लेकर 7:15 तक या 7:30 तक चलती है, तो इसका मतलब ये हुआ, और इसी समय मान लीजिए पेपर फर्स्ट का भी कोई क्लास चल रही होती है कहीं पर, है ना, 6:15 पर ही, तो आप यहाँ पर सोचने लगेंगे कि मैं सोशल वर्क की क्लास लूँ या पेपर फर्स्ट की क्लास लूँ। ठीक है, लाइव। अब इन दोनों पेपर को पढ़ने के लिए जो आपके मन में टकराव या हो रहा है, या जो इच्छाएं या जो मूल्य भूमिकाएं जो बन रही हैं, वो व्यक्तिगत संघर्ष का पार्ट होगा। जैसे पढ़ाई और मनोरंजन में चुनाव करना। ठीक है, आपको पढ़ाई करना है या मनोरंजन करना है, उसका चुनाव। परिवार और नौकरी की जिम्मेदारी में संतुलन बनाए रखना, ये भी एक प्रकार की व्यक्तिगत संघर्ष का परिभाषा या डेफिनेशंस या उसकी फीचर्स कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है एक टाइप और, व्यक्ति और समूह संघर्ष। जब किसी व्यक्ति के विचार, व्यवहार, लक्ष्य समूह की उपेक्षाओं से टकराते हैं तो वो बेसिकली संघर्ष कहलाते हैं। जब किसी व्यक्ति के विचार, व्यवहार, लक्ष्य या समूह की अपेक्षा, नियम या मूल्य से मेल नहीं खाता है, तब ये स्थिति व्यक्ति वर्सेस समूह बन जाती है। समूह के नियम, मान्यता व्यक्ति पर दबाव डालता है। यदि व्यक्ति इसका पालन नहीं करता तो टकराव पैदा हो जाएगा। यही व्यक्ति और समूह का संघर्ष है। मान लीजिए कोई छात्र पढ़ाई की बजाय खेल में ज़्यादा रुचि रखता है, लेकिन उसका परिवार चाहता है कि वह डॉक्टर बने, तो वो क्रिया बेसिकली यहाँ पर व्यक्ति और समूह संघर्ष का पार्ट बनता है। कोई विद्यार्थी क्लास में अनुशासन व्यवस्था में असहमत हो, या कर्मचारी और मैनेजमेंट के बीच मतभेद हो, तो ये चीज़ें आती हैं इसके अंतर्गत। समूह और समूह का संघर्ष होता है जब दो या दो से अधिक समूह के बीच में संसाधन, विचारधारा या हितों के कारण संघर्ष होता है, तो पार्ट बनता है। जातीय समूहों ये के बीच संघर्ष होता है, मजदूर संघ प्रबंधन, राजनीतिक दलों के बीच में टकराव वगैरह होता है। ठीक है, वर्ग संघर्ष तो पता ही आपको, है ना, आर्थिक वर्गों के बीच में होता है। समाज परिवर्तन का मूल कारण भी बनता है। पूंजीपति और मजदूर यहाँ पर शामिल होते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। सांस्कृतिक संघर्ष, जब अलग अलग संस्कृति, परंपरा, मूल्य वाले समूह आपस में टकराते हैं तो बन जाता है। पारंपरिक का मतलब होता है बेसिकली ट्रेडिशनल, और आधुनिक मूल्यों में टकराव, धार्मिक रीति रिवाज और आधुनिक कानूनों के बीच में विरोध होना। ठीक है, एक होता है राजनीतिक संघर्ष, जब सत्ता और प्राधिकरण को लेकर संघर्ष होता है तब चीज़ें शामिल होती हैं इसमें। चुनाव में राजनीतिक दलों का संघर्ष या शासन या विपक्ष का टकराव होना, ये चीज़ें होती हैं इसमें। अंतर्राष्ट्रीय एक संघर्ष होता है जिसे देखिए राष्ट्रों के बीच में सीमा विवाद हो गया, संसाधन हो गया, शक्ति हो गया, विचारधाराएं हो गई, युद्ध हो गया, शीत युद्ध हो गया, सीमा विवाद हो गया, ये सब अंतर्राष्ट्रीय कहता है। रचनात्मक और विनाशकारी एक संघर्ष होता है, समाज में सुरक्षा, परिवर्तन, नई व्यवस्था को जन्म देता है, जैसे स्वतंत्रता संग्राम, तो ये रचनात्मक संघर्ष हो गया। विनाशकारी संघर्ष, समाज में अस्थिरता और हिंसा विनाश लाता है, जैसे दंगे और गृह युद्ध। तो ये टाइप थे। आगे भी और है। मैकाइवर एंड पेज के अनुसार संघर्ष दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। किंग्सले डेविस ने संघर्ष के दो प्रकार बताए, आंशिक रूप से बताया और पूर्ण रूप से भी बताया है। ठीक है, सीमेल और कोजर ने संघर्ष के दो प्रकार बताए हैं, वास्तविक और अवास्तविक बताया है। और कोजर ने संघर्ष के दो प्रकार बताए हैं, यथार्थवादी और अयथार्थवादी। ये बेसिकली दो तरीके के टाइप यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी संघर्ष की विशेषता। संघर्ष सामाजिक प्रक्रिया जिसमें विरोधी हितों के कारण टकराव, जिनके परिणाम स्वरूप समाज में अस्थिरता भी आ सकती है या परिवर्तन भी आ जाता है। आसान है,
कहने का मतलब सिंपल है कि जब किसी व्यक्ति के विचार, व्यवहार, लक्ष्य या समूह की उपेक्षा या मान्यता से भिन्न होता है, तब व्यक्ति और समूह के बीच में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। वही संघर्ष है। तो सामाजिक प्रक्रिया देखो, संघर्ष हमेशा सामाजिक संदर्भ में होता है, व्यक्ति व्यक्ति से, समूह समूह से और वर्गों के बीच में भी। हितों की टकराव। संघर्ष का मूल कारण क्या है? सीमित संसाधन, शक्ति, प्रतिष्ठा, मूल्य के प्रति या उसके लिए प्रतिस्पर्धा। विरोध और प्रतिस्पर्धा। संघर्ष में एक पक्ष दूसरे को पराजित करने या कमजोर करने की कोशिश करता है, तो वो भी एक प्रकार का क्या कहलाता है? संघर्ष कहलाता है। ये विशेषताएं हैं। नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव देखिए। संघर्ष समाज में अस्थिर कर सकता है, परिवर्तन में या सुधार भी ला सकता है, ठीक है। और लुईस कोजर ने कहा कि संघर्ष जो है समाज को एकजुट भी कर सकता है। संघर्ष में निरंतरता शब्द भी है। संघर्ष समाज का अस्थायी निरंतर अंग है या पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है। विविध स्तरों पर घटित होना। आप देख सकते हैं व्यक्ति जो है संघर्ष व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में, समूह समूह के बीच में, वर्ग वर्ग के बीच में, राष्ट्र राष्ट्र के बीच में हो सकता है ना। परिवर्तनकारी भूमिका भी होती है। संघर्ष समाज में ना नई व्यवस्थाएं, संरचनाएं लाने का साधन है। मार्क्स ने कहा है संघर्ष इतिहास की गति है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हिंसक और अहिंसक रूप में संघर्ष केवल युद्ध और दंगे नहीं, बल्कि विचारधारात्मक बहस भी, हड़ताल भी, आंदोलन भी एक प्रकार का संघर्ष है, ठीक है। तो संघर्ष का सिद्धांत के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। वर्ग संघर्ष पर बेसिकली केंद्रित चीज़ें हैं। मैंने बताया भी है कि एक पूंजीपति होता है, एक मजदूर होता है, ये चीज़ें अभी भी ऊपर बताया है मैंने। और ऐतिहासिक भौतिकवाद का अवधारणा भी इन्हीं के अंतर्गत आती है। समाज का विकास जो है आर्थिक आधार है, ठीक है ना। दास, स्वामी, जमींदार, किसान, पूंजीपति, मजदूर इत्यादि चीज़ें देखने को मिलता है यहाँ पे। वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। पूंजीपति वर्ग अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए मजदूरों का शोषण करते हैं, ये बात सत्य है। वर्ग संघर्ष में मजदूर वर्ग अपनी स्थिति को असंतुष्ट होकर एकजुट हो जाते हैं, संघर्ष कहलाते हैं वो, ठीक है। क्रांति में बदल जाता है कभी कभी संघर्ष, है ना। परायण जो है या परायापन कह लीजिए या बिलगीकरण कह लीजिए, है ना। एलिगेशंस या आप इसे अलगाव कह लीजिए, अलगाव पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो औद्योगिक पूंजीपति या पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर अपने श्रम के फल से अलग हो जाता है। मजदूर केवल मशीन का पुर्जा बन जाता है और अपने काम की संतुष्टि नहीं कर पाता है, या असंतोष और विद्रोह को बेसिकली जन्म देता है। क्रांति और साम्यवाद शब्द है मार्क्सवाद का ही। पूंजीवाद में शोषण बढ़ता है, वर्ग संघर्ष तीव्र होता है, मजदूर क्रांति करते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त होकर साम्यवादी समाज की स्थापना होती है। पूंजीवादी व्यवस्था जब समाप्त होता है तो इसमें क्या है? वर्ग भेद नहीं रहेगा, उत्पादन सामूहिक होगा, शोषण का अंत होगा, समानता और सहयोग पर आधारित समाज बनेगा, ठीक है। ये पार्ट देखने को मिलती है। कुछ विशेषताएं भी हैं संघर्ष उपागम की। समाज हमेशा परिवर्तनशील होता है। असमानता और शोषण संघर्ष को जन्म भी देता है। संघर्ष सामाजिक परिवर्तन का मुख्य साधन है और आर्थिक संरचना ही समाज की नींव भी मानी जाती है। यहाँ पर फिर आलोचनाएं भी कुछ आ जाती हैं। अब हम लोग कल देखेंगे थोड़े से और कुछ विद्वानों के नाम, डॉरेनडॉर्फ का संघर्ष का सिद्धांत, और संरचनावादी और उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, ये कल की क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए बस केवल इतना ही, ठीक है। कोई डाउट अगर आपके मन में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।